सभी सेहत के प्रति जागरूक रहें, इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। दोस्तों, जानती हूं कि होली की तैयारी में आप सब मशगूल हैं, इसीलिए तो आपसे होली खेले आई हूं। पर जरा ठहरिए, होली खेलने से पहले कुछ नसीहतें भी देना चाहती हूं। बता दें कि होली के बाद आमतौर पर जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार का खतरा बढ़ जाता है, तो इसी मौसम में संक्रमण और पाचन की समस्या भी होने लगती है। वैसे भी पिछले एक साल में हम सब कोविड-19 से लड़कर उसे हराने में जुटे हुए हैं। इसीलिए त्योहारों पर आपकी एक छोटी सी असावधानी आपकी खुशियों की रंग में भंग कर सकती है। जी हाँ, त्योहार कोई भी क्यों ना हो, खान पान का प्रोग्राम तो पहले ही कई दिनों से बन जाता है और उस दौरान लोग खान पान पर कंट्रोल नहीं करते। नतीजन पेट की बीमारी से संबंधित कई तरह की समस्या हो जाती हैं। वैसे भी अगर आंकड़ों की माने तो आज गांव हो या शहर, हर तीसरा व्यक्ति पेट में जलन, सीने में जलन ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है। तो ऐसा क्या करें कि रंग में भंग ना हो? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और होली थोड़ी परेशानी की बात जरूर है, लेकिन आपको किस हद तक जागरूक रहना है, इन्हीं बातों पर आधारित है हमारा आज का कार्यक्रम। तो चलिए नजर डालते हैं आज के विषय पर, जो कि है होली के रंग, सेहत के संग एक जागरूकता। जी हाँ, होली के रंग, सेहत के संग एक जागरूकता, यही हमारा आज का विषय है। और अगर आप कोरोना वैक्सीन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कोरोना से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, या फिर पेट में होने वाले संक्रमण, आंत्रशोथ या पाचन तंत्र से किसी समस्या से पीड़ित हैं, तो आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। और उसके लिए आप नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर। 2 नंबर है 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061, टोल फ्री, यानी इस पर कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं 2 विशेषज्ञ। आप है डॉक्टर गोविंद माखारिया, आप एम्स दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं, और आपसे हम पाचन तंत्र की समस्याओं के अलावा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के नए स्ट्रेन आने के बाद गला, फेफड़ा, ये जब तमाम चीजें किस तरीके से प्रभावित हो रही हैं और पेट पर इसका किस तरह का असर देखने को मिल रहा है। तो इस पर भी आपसे चर्चा होगी। एक बार फिर आपका स्वागत है। और हमारे दूसरे मेहमान हैं विशेषज्ञ डॉक्टर बीके त्रिपाठी, आप सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर और एचओडी हैं। आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन किस तरीके से होता है और हमारी प्रतिरोधक क्षमता पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है, और इस दौरान कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। तो बिल्कुल आज के विषय के बारे में हमने आपको बता दिया है और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारी इस रिपोर्ट के साथ। कहते हैं एक साधे सब सधे। जी हाँ, ये साधने की बात हमारे पेट से है। जी हाँ, आमतौर पर होली हो या कोई अन्य त्योहार, थकान के साथ अधिकतर लोग बीमार हो ही जाते हैं। कारण साफ है, बिना किसी रोक टोक के खान पान और हरारत, साथ ही हाइजीनिक भोजन। बता दें, अस्वच्छ हाथ से लजीज पकवान, तली भुनी चीजें और मिठाइयाँ जहाँ नुकसानदायक हो सकती है, वहीं पेट खराब और फूड पॉइजनिंग की भी समस्या हो जाती है। गौरतलब है कि हमारा स्वास्थ्य केवल पौष्टिक भोजन खाने पर निर्भर नहीं करता, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम उस भोजन को कितना पचा पाते हैं, क्योंकि पाचन वह प्रक्रिया है जो भोजन और पेय पदार्थ को ऊर्जा में बदल देता है। लेकिन आमतौर पर हम कभी न कभी कुछ न कुछ खाते तो रहते हैं, लेकिन पानी पीना भूल जाते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है और खाद्य पदार्थों को पचाने में काफी समस्या आती है, जिससे पेट में भोजन बिना पचा रह सकता है। ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर असर तो डालता ही है, फूड पॉइजनिंग और पाचन की समस्या भी खड़ी कर देता है। जी हाँ, जिनका पाचन अक्सर खराब रहता है और जो कब्ज के शिकार रहते हैं, उनमें गैस की समस्या अधिक होती है। और ऐसा इसलिए होता है कि जब शरीर कुछ
कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचा पाता। तब छोटी आंत में कुछ निश्चित एंजाइम की कमी हो जाती है, कुछ इस प्रकार, जिसके कारण गैस की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। आप नहीं जानते तो बता दें, भोजन के न पचने से छाती में दर्द और तेज जलन होती है। इसी तरह पेट फूलने के कई कारण होते हैं। ज्यादा वसायुक्त भोजन करने से पेट देर से खाली होता है, जो बेचैनी उत्पन्न कर सकता है और आप परेशान रहने लगते हैं। कई बार गर्म मौसम और शारीरिक सक्रियता की कमी के कारण पेट में तरल पदार्थ रुक जाते हैं और पेट फूलने लगता है। हालांकि कब्ज एक लक्षण है जिसके कई कारण हो सकते हैं। ये समस्या गंभीर होकर बड़ी आंत को भी जहां अवरुद्ध कर सकती है, वहीं लंबे समय तक एसिडिटी का बने रहना अल्सर के खतरे को भी बढ़ा सकता है। बहरहाल, मौका चाहे गम का हो या खुशियों का, स्वस्थ रहने का एक बेहतरीन फार्मूला है संयमित और अनुशासित खान पान। क्योंकि यदि आपका पेट खुश तो समझिए आप भी खुश, है ना? इसलिए बदलते मौसम में सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही न केवल सर्दी जुकाम बल्कि पेट की बीमारियों के साथ मोटापा का भी कारण बन सकती है। इसलिए स्वस्थ वातावरण के साथ स्वस्थ जीवन जिएं और हाँ, याद रखें, व्यायाम, ध्यान और योग जो बना सकता है आपको निरोग। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, पेट खुश तो आप भी खुश। एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट अभी आपने देखी, जिसमें हमने आपको ये तो बताया कि कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, लेकिन हमने ये भी आपको जानकारी दी कि इस मौसम में संक्रमण वैसे भी बहुत तेज़ी से फैलता है, इसीलिए और भी ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है और भी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और ये सब कुछ आपकी भलाई के लिए ही है, इसीलिए रंग में भंग ना पड़े। आज का कार्यक्रम पूरी तरीके से देखिए और कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से अब हम देख रहे, बीते एक साल में हमें आदत भी हो गई है कि हर त्यौहार को प्रिकॉशंस के साथ मनाना, और इसे न्यू नॉर्मल भी कहा जा रहा है। होली का त्यौहार तो होता ही है, एक दूसरे कहते हैं गले मिलाना, सभी जो मन के भेद है उन्हें मिटा करके एक दूसरे को गले लगा लें, लेकिन हम कहेंगे कि इस बार गले न लगाए, सिर्फ आप होली की शुभकामनाएं दे दें। क्या कहना चाहेंगे कोरोना काल के इस त्यौहार में इस बार किस तरीके से मनाया? ये बात तो पक्की है कि पिछली बार होली हमने नहीं खेली थी। उम्मीद थी कि अगली होली हम खेल पाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी वायरस गया नहीं है। पूरे संसार में अभी भी वायरस है और अपनी कंट्री में अभी उसका सेकंड वेव, एक वायरस भी से कम हो गया था लेकिन अब फिर से वो बढ़ने लगा है। तो हमें ज़रूर इसका पूरी चेष्टा करनी चाहिए कि हमें वो इन्फेक्शन ना हो। पूरी सावधानी करें, आप त्यौहार मनाएं, लोगों से ना मिलें, घर पे रहें। आप कॉल कर लें उनको, आप उनको ग्रीटिंग्स कर लें, फ़ोन पे कर लें, वीडियो कॉल कर लें, वीडियो चैट कर लें, लेकिन कहीं भी जमा ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जहाँ हम जमा होंगे, गले मिलेंगे, किसी एक व्यक्ति को इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आएगा और वही इन्फेक्शन आप घर लेके जाएंगे। घर पे आपके माता पिता हैं, कुछ वृद्ध लोग भी होंगे, और ये देखा गया है कि अगर वृद्ध लोगों को इन्फेक्शन हुआ तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखें कि आप लोगों से ना मिलें, फ़ोन पे ग्रीटिंग कर लें और आप होली को एंजॉय करें। जी बिल्कुल, यानी इस बार होली खेलना सेफ नहीं। पिछली बार भी इसी तरह की हमने एडवाइजरी दी थी, सरकार की तरफ से इस तरह की एडवाइजरी आई थी कि लोग होली ना खेलें, और स्थिति अभी भी लगभग वैसी ही है। तब ये डर था कि कोरोना ना फैले, और क्योंकि अब कोरोना फैला हुआ है तो ज़्यादा लोगों को अपनी जद में ना ले, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस त्यौहार में लोगों से मिले नहीं, अपने घर वालों के साथ ही अपने घर में रहें। उन्हीं के साथ ही मुझे लगता है कि आप पकवान का लुत्फ उठा सकते हैं, एक दूसरे को रंग लगाएं, बाकी फ़ोन पर आप शुभकामनाएं दे दें। अब आपसे मैं त्रिपाठी साहब जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि कोरोना की वजह से इन्फेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ने का डर रहता है, और ये मौसम भी इस तरह का है, आप क्या कहेंगे किस तरह की सावधानी इन्फेक्शन को रोकने के लिए बरतनी चाहिए? मिलना तो बात ठीक है, लेकिन अपने स्तर पर किस तरह की बातों का ध्यान रखें हर व्यक्ति? देखिए, होली जो है वो साल के उस समय में पड़ती है जब मौसम बदल रहा होता है। शीत ऋतु जा रही होती है, ग्रीष्म ऋतु आ रही होती है। इस टाइम पर जो बैक्टीरिया वायरसेस जो अभी तक डॉर्मेंट थे विंटर सीजन में, शीत ऋतु में, वो एकदम से
बढ़ते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो होली की बात ही नहीं है, ये बदलते मौसम का भी इसमें इम्पैक्ट होता है, असर होता है, जिसमें कि इन्फेक्शन वैसे भी बढ़ जाते हैं। जी, किस तरह की समस्या इस वक्त और भी पैदा हो सकती है? होली की वजह से हम लोग में जैसे एक तो कोरोना ही आप लोग सब लोग जानते हैं, इसके अलावा जो है वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और जो बहुत सारी जो कंडीशंस होती हैं जैसे कि इम्यूनिटी लो होना, डायबिटीज़ वगैरह होना, ये भी आपके खान पान के में अगर कंट्रोल नहीं है उसकी वजह से बदल जाती हैं और आपको इन्फेक्शन से ज़्यादा जो है प्रीडिस्पोज करती हैं। उसके बारे में इनके कहते हैं तो वायरल इन्फेक्शन जो है वो अल्टीमेटली जो है कोरोना भी कर सकता है। शुरुआत होती है वायरल इन्फेक्शन से, लेकिन कोरोना क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम हुई है उसकी वजह से कोरोना हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, पेट के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इस सभी तरह के इन्फेक्शंस को या संक्रमण से आपको बचना है इस समय में। जी बिल्कुल। तो इम्यूनिटी अगर आपकी कम है और आपके घर में बुजुर्ग हैं तो ऐसे में आपको सावधानी और भी ज़्यादा बरतनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि आपको तो कोरोना छूकर निकल जाए, आप उसके जकड़ में ना आए, लेकिन आपके घर में जो बुजुर्ग हैं शायद उनके लिए आप मुसीबत लेकर घर में घुस रहे हो। इसीलिए कोशिश करें या फिर ये गांठ बांध लें कि होली में अपने घर ही रहना है, रंग नहीं खेलना है, इकट्ठा नहीं होना है। माकरिया जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, ये तो बात हुई कि किस तरीके से कहते हुए भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन आज के समय की ज़रूरत यही है कि आप त्योहारों में ना मिलें लोगों से, अपने घर में रहे, मेल मिलाप को जितना कम हो सके उतना करें। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि त्योहार के बीच में हर चीज़ पर लगाम तो नहीं लगाई जा सकती। खान पान की अगर हम बात करें तो पकवान तो अभी भी घर में बनेंगे ही, गुजिया बनेगी ही, और लोगों ने पूरा मन बना लेते हैं, क्योंकि जब घर में रहना तो कम से कम इस चीज़ का तो वो लुत्फ उठाएं। तो खान पान को लेकर आपको लगता है कि जिस तरह का संक्रमण का दौर चल रहा है उसमें भी हमें कुछ विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है? ये पहली बात अंजू जी कि ये होली है, होली का त्यौहार अवश्य मनाएं जी। ये हम हर एक वर्ग से इंतजार करते हैं कब होली आएगी और कब हम अब मित्रों से मिलेंगे, कब दूसरे घर जाएंगे, लेकिन पूरा त्यौहार मनाएं, प्रिकॉशंस लें, घर पे रहें, आप स्वीट्स बनाएं, घर पे गुजिया बनाएं और खाएं भी उसे, लेकिन बाहर ना निकलें और कम से कम जहाँ बहुत ज़्यादा लोग जमा हो वो तो अवश्य ही ना करें, क्योंकि जहाँ भीड़ होगी वहाँ पे इन्फेक्शन फैलेगा ही फैलेगा। क्योंकि ये बात समझने की ज़रूरत है, किसी एक व्यक्ति को इन्फेक्शन है तो वो सिम्टम उसके आगे, तो वो व्यक्ति घर पे रहेगा, क्योंकि उसे खांसी है, जुकाम है, तो घर पे रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों को सिम्टम नहीं होते हैं, उनके इन्फेक्शन है, इन्फेक्ट कैरी कर रहे हैं लेकिन सिम्टम नहीं हो रहे, तो ये व्यक्ति लोग एक इन्फेक्शन फैलाते हैं एक दूसरे को। तो ये ध्यान बहुत रखने की ज़रूरत है इसमें। जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम गीले रंगों से नहीं खेलेंगे, पानी नहीं डालेंगे, लेकिन सूखे रंगों से तो खेल सकते हैं ना, उससे इस तरह की बातें कह रहे हैं कि उससे इन्फेक्शन नहीं होता। तो आप बताइए कि क्या सूखे रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए? यहाँ पे तो सवाल ही यही है कि मिलना ही नहीं है। अब इससे लाइक आप घर पे हैं, घर पे 4-5-6 लोग घर पे हैं, या बड़े घर पे बहुत लोग, बड़ा घर भी है, तो उसमें आप घर पे मिलें, घर पे रंग खेलें, आई मीन बहुत गले ना मिले, बहुत क्लोज में ना आए, लेकिन रंग लगा सकते हैं और मास्क भी लगा कर रखें। एब्सोल्यूट मास्क लगाना तो अच्छी बात है, और मास्क कलर कर लें आप और अच्छा हो जाएगा। आजकल होली के मास्क भी आ रहे हैं। एब्सोल्युटली जी। एक कॉलर है जिन्होंने मैं कॉल किया है हरियाणा रिवाड़ी से, जगदीश जी हैं फोन लाइन पर। जी स्वागत है आपका हेलो हमारे स्वस्थ किसान कार्यक्रम में, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको होली की। बताइए क्या सवाल है? जी मैं जगदीश हरियाणा से बोल रही हूँ जी, और मेरा बेटा है 13 साल का और उससे सीलिएक डिजीज है, और हमें मई 2020 में पता लगा। ठीक है, उसके बाद ये ग्लूटेन फ्री डाइट पर है, लेकिन दिसंबर में इसको जुकाम हुआ, उसके बाद इसे ड्राई कफ हुए, और ड्राई कफ आज तक खत्म नहीं हुआ है। इसका IgE लेवल हमें RML में टेस्ट कराया जो कि 2993 है जी। ठीक है, वो काफी बढ़ा हुआ है। अब ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, कहीं कहीं बॉडी पर क्या हो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट से हो जाते हैं, रैशेस टाइप में। तो अभी दिक्कत ये चल रही है। माकरिया जी क्या बताना चाहेंगे? ग्लूटेन फ्री पूरी बात समझ में आई नहीं, लेकिन उन्होंने सर बताया कि इनके बच्चे को सीलियाक डिजीज है। हाँ, आप ये बता रहे हैं कि ग्लूटेन फ्री डाइट के लिए बोल दिया गया आपके बेटे को? हाँ बिल्कुल, ग्लूटेन फ्री डाइट पर चल रहा है अभी, लेकिन अभी IgE लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। IgE लेवल, दो चीज हुई, एक तो ग्लूटेन फ्री डाइट पे है, इसका मतलब उनको सेलियाक डिजीज है और उनको गेहूं से परहेज करना है, लाइफ लॉन्ग परहेज करना है। पहली बात ये होगी, और उसमें IgE लेवल बढ़ता नहीं है, उसमें IgA लेवल बढ़ता है। तो पहली बात तो ये है,
दूसरी बात है, अगर IgE लेवल बढ़ा हुआ है, IgE लेवल बढ़ा हुआ है, तो हमें देखना चाहिए कि क्यों बढ़ा हुआ है, कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा है उसको। तो आई थिंक मैं फिर से बताऊंगा कि आप RML जाएं, फिर से वहाँ पे डॉक्टर से बात करें कि ये लेवल क्यों बढ़े हुए हैं और किस चीज़ की एलर्जी है, उस कारण से इनको ये सिम्टम्स हो रहे हैं। आई थिंक उनको फिर से मिलना चाहिए एक बार फिर से जांच करवाएं। एब्सोल्युटली जी बिल्कुल। तो जैसे हम खान पान की बात कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि इस समय जैसे हम देख रहे हैं कि हर कोई अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो क्या इन मिठाइयों का या फिर जो बाज़ार से ख़रीदी जाती हैं उनसे भी परहेज़ करना चाहिए? मैं एक लाइन शुरू कर रहा हूँ इसकी कि जैसे आपने बताया कि मिलना जुलना होली पे कम करना चाहिए, तो मैं इसके लिए लाइन एक बोलना चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी रहेगी तो बहुत होली मनाएंगे, बहुत दोस्तों से मिलेंगे, बहुत रिश्तेदारों से मिलेंगे, लेकिन आज जो है प्रायोरिटी इस बात की है कि ना तो आप अपने आप इन्फेक्शन लें, ना किसी और को इन्फेक्शन दें। अब आप खान पीन के बारे में आपने जो पूछा और प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कहते हैं, तो इम्यूनिटी के बारे में मैं आपको फिर से एक लाइन सबसे पहले बताऊंगा कि दुनिया में कोई भी दवा इस तरह की मौजूद नहीं है जिसको खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए जी। आप ये बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहिए कि डॉक्टर ने मुझे बी कॉम्प्लेक्स लिख दी या बी कॉम्प्लेक्स से गोली में 1-2 चीज़ें और इसमें मिला दी गई हैं जिससे मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता। प्रतिरोधक क्षमता सिर्फ 2 वजह से बढ़ सकती है। एक तो आपकी डाइट जो होगी वो बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, और दूसरा आपकी रेगुलर एक्सरसाइज। आपको व्यायाम, चाहे योग करें, चाहे दौड़ें, चाहे भागें, चाहे साइकिलिंग करें, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रहे कि वो काफ़ी अच्छी मात्रा में हो। जैसे अगर आप मुझसे पूछें कि हम कितना चलना चाहिए, हमें कितना भागना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं कि आपकी अगर उम्र जो है 50 से 55 वर्ष है, तो मैं आपसे कहूँगा कि कम से कम आपको 4 किलोमीटर दिन में आधे घंटे के अंदर कवर करना है। ये आपकी जो है ये रिकमेंडेड व्यायाम है या एक्सरसाइज है। जिस तरह से डॉक्टर लोग दवाइयाँ जो हैं डोजेज में देते हैं, उसी तरह से मैं आपको देना चाहता हूँ कि सिंपल लेज़र वॉकिंग, जैसे 2-3 लेडीज़ होती हैं, 2-3 जेंट्स होते हैं, वो पार्क में चले जाते हैं और बात भी करते जाते हैं और चलते भी जाते हैं, और मालूम चला कि 1 घंटे के बाद वापस में जब घर आए तो देखा कि कुल मिला के 1 या 1.5 किलोमीटर ही उन्होंने कवर किया है। इससे फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो इन 2 चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिए, एक बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज रेगुलेटेड अमाउंट में। जी बिल्कुल। और जब आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि आधे घंटे में 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर आपका ये टारगेट होना, मुझे मालूम है कि एक 50 से 55 साल के आदमी के लिए ये शुरू में बहुत ही स्टिफ टारगेट है, लेकिन आप 2-3 हफ्ते में ये ज़रूर अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग भी एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, शुरुआत आप करिए 1-2 किलोमीटर हर आधे घंटे में, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाइए। और अगर आप जो है 4 किलोमीटर 20 से 30 मिनट में चल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही काफ़ी मात्रा में है, इससे आपको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। जी। और ब्रिस्क वॉक जिसे हम कह रहे हैं कि काफी तेज अगर आप वॉक करते हैं तभी आपको वॉक का लाभ मिलेगा। और आपने जिक्र भी किया कि लोग पूरा ग्रुप बना लेते हैं, वैसे भी इन दिनों तो आप ग्रुप में ना ही जाएं तो बेहतर है, और उतना फोकस नहीं हो पाता है फिर आपका वॉक पर। एक हमारे पास मेल आया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अजीत सिंह ने लिखा है कि वो अपने बच्चे के साथ अभी बेंगलुरु में है अस्थायी तौर पर, और वहाँ पर वो कोरोना की वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, तो क्या अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं या फिर कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? इसमें किसी तरह की समस्या तो नहीं आएगी? और मैं चाहूँगी कि थोड़ा इसके बारे में भी आप क्लियरिटी दे दें कि किस किस तरीके की ज़रूरत होती है, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं अगर किसी को वैक्सीनेशन करवाना है। एक्चुअली जो वैक्सीन के लिए जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे जो डॉक्टर और पैरामेडिक्स होते हैं वो इसलिए आपसे आइडेंटिटी मांगते हैं कि वो अपनी एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहते हैं और स्टैटिस्टिक्स कंपाइल करना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं आपके ऊपर डाउट करते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं या कहीं और के हैं। आप वो अच्छी तरह जानते हैं कि आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया ही के सिटीजन हैं, लेकिन उनको स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करनी होती है। इसलिए आपकी एक वेल एस्टैब्लिश्ड आइडेंटिटी, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कुछ भी हो, अगर वो है तो आप उसको लेके जाइए और निसंदेह आपके बच्चे को वैक्सीन लग जाएगी। जी बिल्कुल। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसको भी लेकर बहुत तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि बहुत सारे कागज़ चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका नंबर कई बार नहीं आता। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के भी लोगों के मन में ये भ्रम दूर हो और उन्हें पता हो कि सिर्फ एक आपका प्रूफ चाहिए, ताकि एक पूरा डेटा मेंटेन करना होता है। जब तक आपका कोई प्रूफ नहीं होगा तो सरकार के पास भी डेटा नहीं होगा कि कितने लोगों को वैक्सीन लग गई है और कितने भी और बाकी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ये पूरा कह सकते हैं ड्राइव चल रही है।
डॉक्टर त्रिपाठी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि जो हम कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, उसको लेकर भी लोगों में बहुत ज़्यादा डर है कि इसका बार बार रूप बदल रहा है और हम वैक्सीन तो लगवा रहे हैं, इसका असर होगा कि नहीं होगा और लगवाएं कि ना लगवाएं। तो ये नया जो स्ट्रेन है, ये इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या ये पहले से और ख़तरनाक है या फिर किसी भी वायरस के जीवन काल का ये अपना एक सामान्य कहें कि प्रोसेस है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो होता है उसमें हर 1-2 महीने बाद नए नए स्ट्रेन आ जाते हैं। कोरोना इन्फेक्शन भी एक वायरस इन्फेक्शन है और इसमें भी नए स्ट्रेन आए हैं। अभी तक 200 नए स्ट्रेन पता किए जा चुके हैं। इसमें जो 3 स्ट्रेन हैं, एक ब्राज़ील वाला, एक साउथ अफ्रीका वाला, एक इंग्लैंड वाला, ये 3 स्ट्रेन जो हैं ये बिल्कुल कोरोना की तरह की डिजीज़ या सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन मैं आपका एक भ्रम दूर कर दूं कि ये जो नए स्ट्रेन हैं ये ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा आपको परेशान करेंगे। बस ये है कि इनकी इन्फेक्टिविटी या संक्रमण जो रेट है वो ज़्यादा है जो कि पिछले साल तक था। इसलिए इनसे ज़्यादा आपको प्रिकॉशंस लेना है, सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का। अगर आपने ये वही वाले प्रिकॉशंस इनके बारे में भी लिए तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, न ही घबराने की ज़रूरत है। रही बात स्ट्रेन के बारे में, तो हम लोग की जो वैक्सीन्स हैं उसमें हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि नए स्ट्रेन आए हैं जो हमने अपने वैक्सीन के बारे में पिछले साल स्टडी की थी, वो इस पर भी अप्लाई कर रहे हैं। और हम लोगों ने काफ़ी इनकरेजिंग बात है, खुशी की बात है कि काफ़ी वैक्सीन जो हम लोग के हैं वो इन स्ट्रेन को भी कवर कर रहे हैं। बस ये है कि ये स्ट्रेन जो है इनकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, सिम्टम्स वही हैं। जी डॉक्टर माखरिया, लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं इस नए स्ट्रेन की, तो कह रहे हैं कि इसमें सिम्टम्स भी अलग तरह के हैं। मतलब पहले गले में खराश होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सब बातें होती थी, लेकिन इस वाले स्ट्रेन से कुछ सिम्टम्स में भी बदलाव आए हैं और शायद इसी वजह से समय समय पर सिम्टम्स के बारे में भी चेताया जाता है। तो इसमें पेट पर किसी तरह का प्रभाव होता है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्या बताना चाहेंगे? ये पक्की बात है। पहली बात देखिए, ये वायरस है। जब वायरस शरीर के अंदर आता है तो कुछ वायरस के स्पेसिफिक ट्रोपिज्म होते हैं, स्पेसिफिक अंग होते हैं, उसको इफेक्ट करता है। लाइक हेपेटाइटिस वायरस लीवर इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस लंग्स को इन्फेक्ट करता है। तो इसी तरह कोरोना वायरस मेनली लंग्स और को इफेक्ट करता है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि वायरस ब्लड में भी जाता है तो शरीर के बहुत सारे अंगों को ये इफेक्ट करता है। उसमें अपना पाचन तंत्र भी आता है। तो ये भी देखा गया है कि अबाउट 1/3 3 व्यक्ति को अगर कोरोना इन्फेक्शन है तो तीन में से 1 व्यक्ति को डायरिया हो सकता है। बट डायरिया जो होता है वो शॉर्ट लास्टिंग 3, 4, 5, 6 दिन रहेगा और ठीक हो जाएगा। और ये देखा गया कि ये जो वायरस शरीर के बहुत से अंगों में होता है, लीवर में भी खराबी होती है, लेकिन वो खराब अपने आप ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे बीच में ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि डायरिया होगा और 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा, तो ये मतलब एक सिम्टम की तरह ही है कोरोना का, लेकिन इससे मतलब ये तो नहीं हुआ कि आपका जो इन्फेक्शन है कोरोना वायरस का वो भी खत्म हो जाएगा साथ के साथ? नहीं, वो साथ ही खत्म होगा ना। अच्छा, साथ ही खत्म हो जाएगा। साथ ही खत्म हो, क्योंकि अगर वायरस अंदर में है तो नॉर्मली वायरस ठीक हो जाता है, अपने शरीर के अंदर बॉडी की इम्यूनिटी से वायरस ठीक हो जाता है। तो ऐसे जो वायरस में खत्म होगा सारे सिम्टम ठीक हो जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कि अब अधिकांशतः 100 लोगों को है तो 95%, 100 में से 95 लोग का वायरस अपने आप ठीक हो जाता है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनको माइल्ड इन्फेक्शन है, कुछ लोगों को सीवियर इन्फेक्शन, उनको भर्ती करना पड़ता है, उनको सांस की दिक्कत होती है और भी ऑर्गन में फेलियर होता है, तो उनका इलाज करना पड़ता है हॉस्पिटल। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में वो ठीक हो जाता है। जी, और ये भी है कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बाद में टेस्ट कराते हैं और पता चलता है उनके शरीर में एंटीबॉडीज हैं, यानी कोरोना कब आया और गया उन्हें पता भी नहीं चलता। एब्सोल्युटली, ये भी अगर इम्पोर्टेंट समझने की बात है कि अगर एक व्यक्ति को सिम्टम इन्फेक्शन है तो कई व्यक्ति को 7 से 10 व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गया है और निकल गया है। इसलिए आप देखेंगे हमारी दिल्ली में या बहुत से बड़े शहरों में टेस्ट हुआ था कि आपके कितने लोगों को एंटीबॉडी है। देखा गया कि पहले तो 20% था, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ। तब कुछ शहरों में तो 40% लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है और कुछ लोगों को सिम्टम हुए, कुछ सिम्टम भी नहीं हुए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे डॉक्टर त्रिपाठी ने बात करी और आपने भी क्वेश्चन उठाया कि वैक्सीन के बारे में, और मैं यही समझता हूँ इस बात को कि ये वैक्सीन जो अभी कोरोना की वैक्सीन है ये एक महायज्ञ है। तो सारी दुनिया के देश, जितने भी देश लगे हुए हैं कि हाँ अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करें कि उनको वैक्सीन लगे, और वैक्सीन लग के जो इन्फेक्शन होना था, और इन्फेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन उससे सिवियरिटी कम हो जाएगी, उससे उनको सिम्टम नहीं होंगे।
जी। इसलिए वैक्सीन में तो लगना ही चाहिए, और हमें हर एक व्यक्ति को वो स्वास्थ्य कर्मी हो चाहे नॉर्मल व्यक्ति हो, जिससे उनका नंबर आए वैक्सीन लगाएं, क्योंकि यही तरीका है जिससे हम कोरोना पे काबू पा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल, तो स्वस्थ रखना अगर अपने आप को, और जैसा कि डॉक्टर त्रिपाठी ने भी कहा कि जान है तो जहान है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है आप सतर्क रहें अपने स्तर पर। अगर आपका नंबर आया है तो आप ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। और मुझे ये भी मालूम है कि बहुत सारे लोगों का अभी भी वैक्सीन को लेकर विश्वास नहीं जम पाया है, इसीलिए हम आप तक ये कार्यक्रम पहुँचा रहे हैं ताकि जो भी आपके मन में आशंकाएँ हैं उन्हें दूर किया जा सके। और हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके वैक्सीन तैयार की हैं, और अगर उसका लाभ हम नहीं उठा रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत भी बर्बाद जाती है। इसीलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। और जो भी आपके मन में सवाल हैं उसके लिए मंच आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, बने रहे स्वस्थ किसान के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम ये विशेष कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपके होली के रंग में भंग ना पड़े। होली मनाएं, लेकिन जिसे हम कह रहे हैं कि आजकल एक न्यू नॉर्मल का दौर चल रहा है। कोरोना एरा में आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेल मिलाप से दूर रहें। अपने घर वालों के साथ, अपने घर परिवार के साथ इन लम्हों को एंजॉय करें, उनका लुत्फ उठाएं, पकवान बनाएं, लेकिन हाँ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। यही जानकारी हम आप तक स्वस्थ किसान के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। दोनों विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, जैसे कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हम लगातार अपने दर्शकों को भी समझा रहे हैं और सरकार भी अलग अलग मंचों से लोगों को कन्विंस कर रही है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं अगर आपका नंबर आया है। लेकिन लोगों के मन में कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा विश्वास की कमी है, ये कह सकते हैं, या फिर भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसी स्थिति बन रही है। तो मैं चाहूंगी कि एक बार हमारे दर्शकों को इसके बारे में भी समझाएं। आपने बिल्कुल सही कहा, इसके बारे में लोगों में र्यूमर्स और भ्रम फैलाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, काफ़ी एजुकेटेड इंटेलिजेंट होते हैं, और वो मुझसे पूछते हैं कि क्या मुझे वैक्सीन ले लेना चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल ले लेना चाहिए। तो वो मुझसे 3-4 क्वेश्चंस और पूछते हैं, क्या उसके बाद मैं अपनी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क रोक सकता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं रोक सकते। उसके बाद वो पूछते हैं क्या मैं क्राउड वगैरह में जा सकता हूँ। मैं कहता नहीं, उसके बाद भी आपको प्रिकॉशन लेना होगा। तीसरी बात वो पूछते हैं क्या उसके बाद मुझको इन्फेक्शन नहीं होगा। मैं कहता हूं कि उसके बाद भी हो सकता है, चांसेस हैं लेकिन कम है। उसके बाद फिर पूछते हैं कि फिर फ़ायदा क्या होगा मुझको इन वैक्सीन लेने का। तो मैं उनको बताता हूं कि उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इस वैक्सीन के कंप्लीट कोर्स लेने के बाद अगर आप को इन्फेक्शन हुआ भी तो वो काफ़ी कम सीरियस होगा, उसके उतनी ज़्यादा सीरियसनेस नहीं होगी, फैटल नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरी बात यह है कि चांसेस ये हैं कि आप दूसरे लोगों को फैलाएंगे नहीं, क्योंकि अगर आपको कंप्लीट कोर्स हो गया है और आपको इन्फेक्शन हुआ तो आप निसंदेह ये समझ सकते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर्स या बाहर कहीं भी जिन लोगों से मिलेंगे उनमें इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर ये 3 एडवांटेजेस जो इसके फ़ायदे हैं, अगर आप इस पर ध्यान दें तो ये बहुत अपने में बहुत बड़े महत्वपूर्ण है। ये बात सच है कि आपको इन्फेक्शन उसके बाद भी हो सकता है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग फिर भी करनी है, फिर भी मास्क पहनना है, फिर भी आपका मिलना जुलना जो है दूर से ही होगा। लेकिन ये जो फ़ायदे हैं अगर आप इस पर ध्यान दें तो ये अपने में बहुत भारी अचीवमेंट होगा। जी, एक कॉलर है, आइए बात कर लेते हैं। हमारे साथ रविंद्र जी हैं जिन्होंने कॉल किया है दिल्ली से। रविंद्र जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। होली की शुभकामनाएं आपको, और उम्मीद करते हैं जो हम सलाह दे रहे हैं कि सावधानी बरतनी है, उन बातों का ध्यान रखेंगे। बताइए सवाल क्या है। नमस्कार। जी नमस्कार। मुझे पैरालाइज है, 5 साल से पैरालाइज है। जी पैरालाइज बोलते हैं, अधरंग बोलते हैं, फारिश बोलते हैं। क्या इसका कोई इलाज है? इसका कोई इलाज है, जानना चाहते हैं इसका पैरालिसिस का? देखिए मैं आपको बताऊं, पैरालिसिस की बहुत वजहें होती हैं। कई बार जो होता है ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुक जाती है, उसकी वजह से
पैरालिसिस हो जाती है, कई बार और भी वजह होती हैं, इन्फेक्शन से पैरालिसिस हो जाती है, या जो नर्व्स होती हैं जिसे हम लोग नसें कहते हैं, उसमें अगर कोई डिजीज आती है उसकी वजह से पैरालिसिस हो जाती है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि टीवी के माध्यम में आपको ज़्यादा एडवाइस नहीं दे सकता, आप किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को अपने शहर के उनसे कंसल्ट करें। और कई बार जो होती है शुरुआती दौर पे अगर ये बीमारी पकड़ में आए तो उसका इलाज किया जा सकता है। तो मैं आपको इसमें ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मैं इसमें क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस ज़रूर कर रहा हूँ कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके एक फिजिशियन से, न्यूरोलॉजिस्ट से आप बात करें। जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से आप किसी अच्छे विशेषज्ञ के पास जाएं और कैसे अपनी जांच करवाएं। इस विषय पर हम आगे भी कार्यक्रम रखेंगे ताकि हमारे जो इस तरह के दर्शक हैं उन्हें भी अपने सवालों के जवाब मिल सकें। जो हमारा आज का विषय है यानी होली में रंग के साथ साथ आप खुशियों को किस तरीके से एंजॉय करें और उसमें भंग ना पड़े, इसलिए बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अभी भी हम कोरोना काल में ही जी रहे हैं, लेकिन खान पान पर भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर माखरिया जी, जैसे कि मैं कुछ आंकड़े पढ़ रही थी जिसमें जो बताते हैं कि हर उम्र में 3 में से 1 व्यक्ति को पाचन की समस्या है, यानी बच्चा हो या जवान हो या फिर बुजुर्ग हो, हर किसी को इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या विकल्प है, कैसे इस समस्या से वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं? देखिए, दुनिया भर में जो चीज़ हम खाना खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी में काफ़ी एंटीजन का एक्सपोजर होता है। जो भी खाना खाते हैं अपने कंट्री में और किसी कंट्री में, तो बॉडी के अपने जो पेट का सिस्टम, पाचन सिस्टम है, उस पर कभी न कभी कोई न कोई एंटीजेनिक स्टिमुलाई होती रहती है, थोड़ी डिस्कम्फर्ट होती है, और उससे हम लोग कहते हैं डिस्पेप्सिया। ये बहुत कॉमन है, ऐसा बताया कि एवरी 3rd पर्सन को तकलीफ है। चिंता की बात एकदम नहीं है, ये एकदम घबराने की बात नहीं है। वो सिम्टम होते हैं, वो दवाइयाँ दी जाती हैं 4-6 हफ्ते के लिए, वो सिम्टम ठीक हो जाते हैं, और चिंता ना करें। पर ध्यान रखें कि ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे आपको सिम्टम होता है। आप खुद देखें कि मैं ये खाता हूँ तो मुझे ये सिम्टम होते हैं, उसको अवॉइड करें। पर ध्यान रखें कि अगर वो तकलीफ़ कुछ खा रहे हो और दूसरी तकलीफ हो रही है, सब कुछ बंद ना करें। मुश्किल से आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 चीज़ खाने की बंद कर सकते हैं। ऐसा लगे कि मैं ये खाता हूँ तभी भी तकलीफ होती है, मैं ये खाता हूँ तभी तकलीफ होती है, मैं ये खाता हूँ तभी तकलीफ होती है, इसका मतलब है खाना बंद नहीं करना है। अगर लगता है कि मैं एक चीज़ कोई खाता हूँ, मैंने आज अंडा खा लिया, उसमें तकलीफ होती है, अगली बार अंडा खाया फिर तकलीफ हुई, फिर खाया फिर तकलीफ हुई, तो अंडा ना खाएं आप। तो ये चीज़ आप घर पे कर सकते हैं, क्योंकि पेट ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो सकती है, चिंता की बात नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर 1/3 को है भी ना, तो 90%, 100 में से लोगों को तकलीफ है, 90% लोगों को फंक्शनल डिजीज होती है। चिंता की बात, इससे कुछ भी खतरा नहीं है। 10% लोगों को सावधान रहना चाहिए। वो 10% कौन से लोग हैं? बिल्कुल। कोई वृद्ध व्यक्ति हैं, कोई ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, 50-60 की उम्र है उनकी, और उनको नई तकलीफ शुरू हुई पेट की, पहले तकलीफ नहीं थी और अब तकलीफ शुरू हुई है, उन्हें ध्यान रखना है, उन्हें डॉक्टर से अवश्य मिलना है। जी बिल्कुल। एक कॉलर है, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं। इंद्र कुमार जी हैं जिन्होंने दिल्ली से हमें फ़ोन किया है। इंद्र कुमार जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए सवाल क्या है? हेलो जी नमस्कार जी, मैं अभी ये आपका ये किसान देख रहा था प्रोग्राम, तो इसमें मेरे को ऐसा था, मैं वैक्सीन लगवाने 18 को गया था। तो जब वहाँ गया तो वहां पर हॉस्पिटल में मुझे पूछा गया कोई एलर्जी तो नहीं है। तो मेरे को पुराना पेनिसिलिन का, मेरी 62+ एज है जी, तो उसमें उन्होंने पूछा था, तो मेरे को एक पेनिसिलिन से एक विटामिन B6 B12 इंजेक्शन से है जी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको ये इंजेक्शन नहीं लग सकता, कोई गाइडलाइंस मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं आई है। उसके बाद मैंने आज कल सुबह 1075 पे भी फोन किया था, तो उन्होंने कहा कि किसी डॉक्टर से या तो सर्टिफिकेट लिखवा लीजिए कि इससे आपको कुछ नहीं होगा तो आप लगवा सकते हैं। तो ये तो कोई जी देखिए, शुरू में जब ये वैक्सीन आया था तो हम लोगों ने ये जरूर बताया गया था कि अगर किसी को कोई फूड एलर्जी हो या ड्रग एलर्जी
हो तो उसको ये चीज़ वैक्सीन से बचना चाहिए। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोगों का एक्सपीरियंस बना है, लाखों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और आप ये अच्छी तरह समझते हैं कि किसी ना किसी व्यक्ति को कोई ना कोई फूड एलर्जी या ड्रग एलर्जी होती है, और ये देखा गया है कि इस वैक्सीन के लगने के बाद भी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हुए, तो अब हम लोगों में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और हम लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंस से एडवाइस कर सकते हैं कि आपको अगर कोई फूड एलर्जी हो या ड्रग एलर्जी हो, जैसे बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन जो होता है उससे बहुत कम लोगों को एलर्जी होती है। और हो सकता है जिस समय आपको एलर्जी डिटेक्ट हुई हो उस समय किसने क्या स्टडी किया है वो भी ठीक से नहीं पता कि वो रियली कोई एलर्जिक रिएक्शन था या कुछ और था। तो इसलिए अब हम लोगों के रिकमेंडेशंस यही होते हैं कि इंडिविजुअल पेशेंट टू पेशेंट स्टडी करके हम उनको रेकमेंड करते हैं, एडवाइस करते हैं। और ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है कि ड्रग एलर्जी या फूड एलर्जीज अगर जिसको किसी को भी कभी भी डिटेक्ट हुई हो आज से 5 साल 10 साल 20 साल पहले, उससे अगर होगा तो उसको नहीं लगवाना चाहिए। मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे टेट्रासाइक्लिन से एलर्जी है, ये आज से करीब 25-30 साल पहले डिटेक्ट हुआ था और उसके बाद से आज तक मैंने टेट्रासाइक्लिन नाम की कोई एंटीबायोटिक नहीं ली। लेकिन उसके बाद भी मैंने इसकी दोनों डोजेस ली हैं कोरोना वैक्सीन की और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए इससे आप में भी कॉन्फिडेंस जागृत होगा कि आपको अगर कोई एलर्जी कभी किसी टाइम पे हुई हो तो। और दूसरी बात यह है कि जब भी हम लोग वैक्सीन लगाते हैं तो हम लोग हाफ एन आवर के लिए ऑब्जर्व करते हैं हॉस्पिटल सेटअप में, जहां पे सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं आपकी एलर्जी से या कोई भी रिएक्शन से कंट्रोल करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए होता है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको वैक्सीन लगवानी है अपने ही फायदे के लिए। डॉक्टर त्रिपाठी, मुझे लगता है जो इनका सवाल है, जो समस्या वो ये है कि ये तो लगवाना चाहते हैं लेकिन इन्हें लग नहीं पा रही है और इनको जिस तरह की एलर्जी की समस्या है उसके चलते उनसे मांगा जा रहा है प्रिस्क्रिप्शन। तो क्या किया जाए ऐसे में? मेरे ख्याल में अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएं जहां सारे पैराफेरनेलिया मौजूद हैं एलर्जिक रिएक्शन को टैकल करने के लिए, तो डॉक्टर में भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और मरीज में भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, इसलिए शायद वो लगाने को तैयार हो जाए। मैं एक बात ऐड करूँ इस पर। जी बिल्कुल। कि जब भी कोई नई दवा बनती है या फिर नया कोई वैक्सीन बनती है तो उसके काफ़ी प्रयोग होते हैं। पहले माइस पे होते हैं, फिर ह्यूमंस पे होते हैं, कई साल तक ट्रायल चलती है, कई साल तक। और एक वैक्सीन बनने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं, 8 से 10 साल लग जाते हैं। और पैंडेमिक देखते हुए वैक्सीन बनी, सरकारों ने अपनी हिम्मत दिखाई, सारी सरकारों ने, पूरी डिफरेंट कंट्रीज ने, और ये डिसाइड किया कि नहीं हमारा प्रोटेक्शन करना चाहिए अपनी पॉपुलेशन का, और उन्होंने अप्रूवल दिया इस पर विदाउट हैविंग लार्ज एक्सपीरियंसेस। और ऐसे से अब अपनी कंट्री में 5 करोड़ को लग चुका है अभी तक वैक्सीन, 5 करोड़ को लग चुका है। अब देखा कि अब वैक्सीन काफ़ी कम हो रहे हैं, तो और भी इस पर कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ रहा है, हमारी इंडिकेशंस बढ़ रही हैं। तो अब चिंता की बात नहीं है। पहले भी ये बात थी कि किसी को एलर्जी हो हम लगा दें वैक्सीन और कोई रिएक्शन हो जाए उससे, तो वो उस पर अब आप डेटा आने लगे हैं। तो ऐसे डेटा आते हैं तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका सिस्टम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर वैक्सीन लगती है। तो इंद्र कुमार जी आप जाएँ और आई थिंक कोई ना कोई डॉक्टर आपको जरूर सर्टिफाई करेगा कि आपको वैक्सीन लगे। जी बिल्कुल। और बहुत अच्छा सवाल भी था इंद्र कुमार जी आपका भी, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो जिन्हें किसी भी तरह की अगर एलर्जी है तो वो भी संकोच कर रहे हैं डॉक्टर के पास जाने में, वैक्सीन लगवाने में। तो बेहतर ये है कि आप जो सही चैनल है, जो सही तरीका है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़े हॉस्पिटल में जाए जहाँ पर तमाम सुविधाएँ उपलब्ध हों, अगर किसी तरह की अप्रिय घटना होती भी है तो उसे कंट्रोल किया जा सके, उसका तुरंत ही इलाज दिया जा सके। लेकिन वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। डॉक्टर त्रिपाठी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये मौसम बदलता हुआ मौसम भी है, हम देख रहे हैं कि बाहर का मौसम भी कहा जाता है, लेकिन इसी के साथ ही जो इन्फेक्शन की भी बाहर सी आ जाती है और लोग इस समय समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें गर्मी लग रही है कि ठंड लग रही है। ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन की भी समस्या हो जाती है, लोग पानी का सेवन कम करते हैं। और मुझे लगता है कि जो होली का त्यौहार है उस वक्त सिर्फ आपने खाने पर ही पूरा जोर रखा और अपने आप को हाइड्रेट नहीं किया ठीक से, तो उससे भी कई तरह की समस्या हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट जाड़ों में हम लोग अगर देखें तो हम लोगों के पानी का सेवन जो इनटेक होता है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। ज़्यादातर हम लोग खाने के समय चाहे पानी पीते हैं या चाय के तरीके से पीते हैं। बीच में जैसे कि गर्मियों में हम लोग 1-2 गिलास बाहर से कहीं गए, एक्सरसाइज करके आए, 2-3 गिलास पानी पी लिया, ऐसी नौबत नहीं आती है जाड़ों के में। अब जब जाते हैं और गर्मियाँ शुरू होती हैं तो ये ऑब्वियस है कि हम लोगों की पानी की रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी।
कई बार हम लोग उसको लेना भूल जाते हैं एक तरह से, तो ये डिहाइड्रेशन कर सकता है। साथ ही साथ अगर कोई साथ में कोई कोमॉर्बिड इलनेस हो, जैसे कि सांस की बीमारियां हो, अगर वॉमिटिंग आ रही हो, अगर खासतौर से बच्चों में अगर 4-5 वॉमिटिंग भी आ गई या लूज मोशंस हो गए, उससे उनका पानी, शरीर का पानी जो है निकल गया, तो उसमें ये डिहाइड्रेशन और जल्दी होगा। और हम लोग को इसका इलाज जो है, जो इसको पानी या तो मुंह से देंगे, ORS के थ्रू देंगे, या इंट्रावीनस फ्लूइड के थ्रू देंगे, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन इस मौसम में, बिल्कुल सही कहा आपने, डिहाइड्रेशन इस मौसम में बहुत ज़्यादा होता है और इस बारे में खासतौर से केयरफुल रहना चाहिए। इसके 2 रीजंस हैं, एक तो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है और दूसरा किसी बहाने आप पानी लूज कर रहे हैं अपने बॉडी से। जी डॉक्टर माखरी, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? सही बात से देखो, त्रिपाठी ने बताया कि हम कहते हैं जल ही जीवन है और हमारे शरीर का 60% 2/3 हमारे शरीर का पानी है, पानी से बना हुआ है। और पानी सारे शरीर के अंग को काम करने के लिए, सेल्स को काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ डिहाइड्रेशन होगी, वो लंबी चली तो आपकी किडनी काम करना बंद कर देती है और भी काफ़ी रिएक्शंस होते हैं। तो जो ध्यान रखें, कम से कम 2 से 3 गिलास पानी अवश्य पिएं। लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, ऑफिस में, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आप, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, पानी जरूर ले जाएं। एक बात जरूर बताना चाहूँगा आपको कि पानी वो साफ़ होना चाहिए। पानी साफ़ नहीं होगा तो इन्फेक्शन होगा, और वही एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है जिससे बहुत से इन्फेक्शन होते हैं, लाइक इंट्रिक फीवर, डायरिया, ये पानी की कारण ही होते हैं। तो अपना बाहर जाए, पानी लेके जाएं जी और पानी बिल्कुल। और आजकल आप बेहतर यही हो कि घर का बना हुआ खाना अगर बाहर भी जा रहे हैं तो लेकर जाएं, पानी भी अपनी बोतल लेकर जाएं, बिल्कुल साफ हो, इधर उधर जहां किसी का हाथ ना लगे, तो बेहतर यही होगा आज के समय में, ताकि इन्फेक्शन का जो डर बना हुआ है उसे भी हमें भगाना है, लेकिन सावधानी भी हमें बरतनी है साथ ही साथ। हमारे साथ एक दर्शक है, हरीश जी हैं, जिन्होंने पंजाब से हमें कॉल किया है। हरीश जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब जी, ये जो कोरोना वैक्सीन है ये फ्री लगती है जाके इसका में पैसे देने पड़ते हैं? और दूसरा सवाल है जी, मेरी उम्र इस समय 60 साल है और मुझे कैसी खुराक जो लेनी चाहिए, इसके बारे में बताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। आपने दूसरा सवाल क्या पूछा आपने हरीश जी? आपने पहले पूछा कि किस तरीके से इसमें शुल्क लगेगा, नहीं, दूसरा सवाल क्या था आपका? डॉक्टर साहब जी, मैंने पूछा है कि मैं जो कोरोना वैक्सीन है ये फ्री में लगती है जाके इसके बाद कुछ पैसे देने पड़ते हैं जी? और दूसरा सवाल है जी कि 60 साल उम्र है मेरी और कैसी खुराक लेनी चाहिए मुझे, अच्छा, आपका भोजन कैसा होना चाहिए? देखिए, वैक्सीन जितने भी सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरीज हैं वहाँ पे फ्री लग रही है, लेकिन कुछ लोगों ने ऑप्शन दिया है कि हम बिना लाइन लगाए, बिना भीड़ भाड़ के एरिया खास में जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को परमिशन दी है, उनको सप्लाई भी दी है, और आप अपनी पसंद की वैक्सीन वहाँ जाके लगवा सकते हैं। हाँ, अगर आप फ्री चाहते हैं तो आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी में जाना होगा, वहाँ पे भी वही वैक्सीन लगेगी जो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में लग रही है, नंबर 1। और वहाँ पे भी जो भी लगाएगा वो सब ट्रेन पर्सनल है, उनकी अच्छी खासी ट्रेनिंग हुई है। तो आप इस बात पे बिल्कुल ना घबराएं कि किसी डिस्पेंसरी में या किसी सरकारी अस्पताल में जाके अगर आपको जो है वो पूरा तरह से ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, आप 60 साल के हैं तो इसलिए आप तो प्रायोरिटी ग्रुप में आते हैं, आपको फौरन जाके दोनों डोज जो है वैक्सीन की लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो है ससेप्टेबिलिटी, इन्फेक्शन होने की ससेप्टेबिलिटी कहीं ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक 20-25 साल के आदमी से। खुराक के बारे में हमें कुछ अलग से नहीं ऐड करना है, जो खुराक आपको अभी तक चली आ रही है, जो रेकमेंड है, जो एडवाइस डॉक्टरों ने दी है, वही खुराक रखिए आप। और इसके कोरोना वैक्सीन के लिए अलग से कोई खुराक की ज़रूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है इन्होंने ये भी जानना चाहा कि क्योंकि ये 60 साल के हो गए हैं, तो क्या इनको अपने खान पान में किसी तरह के बदलाव करने चाहिए उम्र के हिसाब से? ये खान पान का डिपेंड करता है। 60 साल की उम्र में ना खाना कभी भी कम नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, अनलेस कोई सी बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। बट एक उम्र के बाद खाने को कम ना करें, क्योंकि हमारा एम होता है कि आपका वजन कम ना हो। आपने खाना स्टार्ट करें, वजन कम हो गया, अगर इनका वेट ज़्यादा है, सर्टनली खाना कम करके वेट पे कंट्रोल करेंगे। अदरवाइज एट आफ्टर 60 ईयर्स आई थिंक खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका शरीर ढलने लगता है, और उसमें आप खाना कम करेंगे आप तो फिर और भी
दिक्कतें आएंगी। इसलिए हमारी रिकमेंडेशन है कि आप नॉर्मली खाना खाइए। अगर आपको कोई डिजीज रिलेटेड प्रिकॉशंस बताया गया है तो वो जरूर फॉलो करें आप। जी, एक हमारे पास ईमेल आया है, वो भी ले लेते हैं। दिल्ली से सुभाष कश्यप जी ने ईमेल किया है। इनका सवाल ये है कि क्या गर्भवती या फिर जो स्तनपान करवा रही हैं महिलाएं, उन्हें कोरोना का टीका लगवाना चाहिए, क्या उनके लिए सेफ है? नहीं, अभी गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस नहीं है। जो नहीं, स्तनपान वालों को तो लगवा सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज में अभी स्टडी नहीं हुई है, इसलिए उनको रिकमेंडेड नहीं है। जी, तो अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कीजिए। दोनों नंबर हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। होली का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, गम भुलाने का त्यौहार है, लेकिन बिल्कुल सावधानी आप रखें, सावधानी को बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम ये विषय लेकर के आए हैं। डॉक्टर साहब, अब आपसे भी जानना चाहूँगी कि जैसे कि हम बता रहे हैं कि इस समय होली का त्यौहार तो है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा ठंडक भी है, और कहते हैं होली के बाद ठंडक पूरी तरीके से चली जाती है। अभी मौसम में भी हम बदलाव देख रहे हैं, तो इसमें कई बार लोगों को सर्दी, ज़ुकाम, सांस की भी समस्या होने लगती है, और यहाँ पर लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि क्या ये कोरोना के सिम्टम्स हैं, घर में ही रहें या फिर डॉक्टर के पास जाएं। क्या बताना चाहेंगे? लेकिन अगर कोरोना इन्फेक्शन अगर आया भी है तो हमारे और जो इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा है और अदर वायरल इन्फेक्शन, वो भी होते रहते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई चिंता की बात इसमें है। किसी को भी अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, सांस में दिक्कत हो रही है, बुखार हुई है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है और एक कोरोना इन्फेक्शन भी हो सकता है। आप ज़रूर टेस्ट कराएं, क्योंकि अगर इन्फ्लुएंजा वगैरह है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोरोना इन्फेक्शन से है, अगर आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपको तकलीफ नहीं भी होगी, लेकिन आपसे इन्फेक्शन आपके घर वालों को होगा, तो वो प्रोटेक्ट करना जरूरी है, उसकी डायग्नोसिस करनी जरूरी है। जी, एक कॉलर है, पहले उनका हम सवाल लेते हैं। रघुपाल जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है। रघुपाल जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए सवाल क्या है? जो खाना खाते पीते हैं वो शरीर में लगता नहीं, लेटरिन को भागते हैं, खा के लेटरिन को जाते हैं। जी, ये कई लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने खाया और उसके बाद उन्हें तुरंत शौच जाना पड़ता है, तो ये इसको जोड़ करके देखते हैं, तो ये क्या, किस तरह की समस्या है? ये दो चीज़ है इसमें। एक तो होता है कि जब भी कोई खाना खाते हैं हम, तो खाना हमारे स्टमक में आता है, बोलते हैं हमारे पेट जिसको बोलते हैं स्टमक, अमाशय, तो खाना उसमें आया, तो उसके बाद भी जैसे खाना वहाँ पे आता है तो एक रिफ्लेक्स होता है, बोलते हैं गैस्ट्रोकोलोनिक रिफ्लेक्स। गैस्ट्रोकोलोनिक रिफ्लेक्स जैसे खाना आता है स्टमक में, तो आपकी की जो बड़ी आंत है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उससे बहुत लोग तक शौच जाना पड़ता है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। कुछ लोगों में ये रिएक्शन बढ़ जाता है, जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, वो रिएक्शन बढ़ जाता है। एक तरीका तो हुआ, लेकिन वेट कम नहीं होता। आप खाना खाते हैं, आपको शौच की इच्छा होती है, आप गए, थोड़ी सी टट्टी आपको आएगी। लेकिन अगर खाना खाने के बाद में आपको शौच जा रहे हैं, शौच ज़्यादा मात्रा में हो रही है, आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका खाना पच नहीं रहा, आपकी छोटी आंत में कोई तकलीफ हो सकती है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आपको खाना खा रहे हैं, आपको डायरिया होता है, स्टूल की मात्रा ज़्यादा होती है, आपका वेट नहीं बढ़ रहा, तो आप किसी डॉक्टर से अवश्य मिलें। ये छोटी आंत की बीमारी हो सकती है और इसका इलाज पूरा संभव है। कुछ टेस्ट होंगे, पता करेंगे किसकी बीमारी हो रही है और इसका पूरा इलाज संभव है। जी, डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे हम पेट की समस्या की बात कर रहे हैं, और कई बार लोगों को खाना खाने के बाद उन्हें हल्का सा दर्द भी महसूस होता है, और हम देखते हैं त्यौहार के टाइम पर भी थोड़ा खान पान हमारा गड़बड़ी हो जाता है, और अगर पेट दर्द की समस्या होती है तो लोग छोटे छोटे इलाज कर लेते हैं, पेन किलर ले ली या फिर कोई घरेलू उपचार कर लिया। तो आप क्या कहते हैं, ये कितना सही है? आई थिंक ये सही है, क्योंकि अगर हमारा पेट है तो कभी ना कोई तकलीफ तो होगी, और हल्की सी तकलीफ है और वो कभी कभी हो रही है, तो चिंता की बात नहीं है इसमें। अगर वो तकलीफ रोज़ हो रही है, आपको खाना खाया, तकलीफ आज भी है, कल भी है, परसों भी है, रोज़ हो रही है, तब अवश्य मिले आप किसी डॉक्टर से। क्योंकि अब जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो खाना कभी फूड पाइप पे भी आता है, लेकिन महीने में एक बार आ गया, 2 महीने में एक बार आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है ये। लेकिन वही तकलीफ आपको रोज़ हो रही है, तो हमें उसका उपचार करना चाहिए। और हम बाजार में भी देखते हैं कि कई तरह के चूर्ण, कई तरह की दवाएं, चटनी, इस तरह की चीज़ों का काफ़ी प्रचार प्रसार किया जाता है कि आपने खाया और पेट आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा, और कुछ लोग तो इसके इतने एकदम आदी से भी हो जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर के पास जाना ज़्यादा बेहतर है, ना कि ओवर द काउंटर आपने कोई दवा ले ली, कोई चूर्ण ले लिया और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक जगह हर एक बार डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि पेट तकलीफ आज हुई, आप आज जा सकते हो डॉक्टर के पास में,
कल हुई कल जा सकते हो, लेकिन रोज़ तो नहीं जा सकते आप जी। तो कभी कभी घर के उपचार भी काम आते हैं और वो हमें करने भी चाहिए। लेकिन अगर कोई समस्या बनी हुई है और उसका उपचार, उसका वो तकलीफ ठीक नहीं हो रही है, तब अवश्य मिले। जी बिल्कुल। डॉक्टर त्रिपाठी, अब आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जैसा कि हम बता रहे हैं कि आज का जो समय, हमें बहुत सावधानी बरत के चलने की ज़रूरत है, लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि चाहे बड़े शहरों की बात करें या फिर जो छोटे टाउन्स भी हैं, वहाँ पे बहुत सकरी गलियाँ हो गई हैं। लोग ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए, अगर छोटे घर हैं या संकरी गलियां हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो वही मास्क का है। अगर आप मास्क रेगुलरली लगाए रखेंगे तो आपका इन्फेक्शन जो आएगा, आपके सांस में जो ब्रीदिंग से इन्फेक्शन आएगा, वो आप काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आप घर तो एकदम से बड़ा नहीं कर सकते, जितने लोग रह रहे हैं उनके साथ ही आपको रहना है, लेकिन साथ में आप मास्क तो लगा सकते हैं। उनको भी एनकरेज कर सकते हैं कि वो मास्क लगा के रहें। दूसरी बात है कि वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन तो हम लोगों के पास इतनी रेडिली अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, और इसके इतनी स्टडी के बाद भी लग रहा है कि इसका कोई एडवर्स इफेक्ट, कोई बुरा असर भी नहीं पड़ रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा, हर आदमी को, जैसे जैसे गवर्नमेंट जो है रिलैक्सेशन देती आ रही है, हर आदमी को वैक्सीन इमीडिएटली लगाना चाहिए। ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वैक्सीन से आपको पार्शियल रिलीफ ही मिलेगी, फिर भी आपको मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करना होगा। लेकिन ये बहुत भारी अपने में एक अचीवमेंट है कि वैक्सीन लगाने के बाद आपकी बीमारी कोई सीरियस नहीं होगी, साथ ही साथ आप दूसरे को नहीं भी इन्फेक्ट करेंगे। जी, एक कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। सुनील कुमार जी हैं जिन्होंने फोन किया हमें। हेलो। हाँ मैडम जी, नमस्कार। मैं से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल है, मेरे भाई की उम्र 42 साल है, 42 ईयर जी। तो उनको हाइपर एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम है। बोल तो एक बार में ऐसा दिन भर में 30-40 उल्टियां होती है और गैस बनी रहती है। हमने वो औरंगाबाद शहर से हमारे यहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनका विजिट नहीं है। हमने यहाँ पर बनी शहर में एमएस सर्जन है और बेड के विशेषज्ञ, उनको बताया तो उन्होंने बोला हमको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है। तो ये बीमारी में क्या कुछ कोई सी बोले तो कोलोनोस्कोपी, क्या सोनोग्राफी, क्या कर दे, उसको क्या इलाज क्या करना पड़ेगा? बहुत तकलीफ है इसका, गैस भी रहता है बहुत। जी बिल्कुल, आपका सवाल हमने बहुत अच्छे से सुन लिया। डॉक्टर माखरिया क्या बताना चाहेंगे? इन्होंने बताया कि इनके भाई को बार बार उल्टी होती है और उनको हाइपर एसिडिटी है। हाइपर एसिडिटी का मतलब है कि इनके पेट में जो एसिड बन रहा है उससे इनको सिम्टम हो रहे हैं। उससे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि अगर इनके एसिड ज़्यादा बन रहा है या फिर एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, दोनों बात हो सकती है। तो हाइपर एसिडिटी मतलब कि इनको छाती में एसिड ऊपर आ रहा है और जलन हो रही है, उसका इलाज संभव है। बहुत इफेक्टिव दवाएं अवेलेबल हैं और ये डॉक्टर से मिलेंगे और उसका इलाज होगा। दूसरी बात बताइए कि इनके भाई को 20 से 30 वॉमिटिंग होती है। ये थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि वॉमिटिंग का कोई कारण तो होगा ही कि 20 से 30 वॉमिटिंग होना मतलब ऐसी कोई चीज़ पेट के अंदर में है जो वॉमिटिंग को इंड्यूस कर रही है जी। तो मैं जरूर बताऊंगा कि आप डॉक्टर पास जाएं, एक साथ आपके इंडोस्कोपी की जांच करेंगे, देखेंगे पेट के अंदर में कि कोई खराबी तो नहीं है जी। और भी चीज देखेंगे कि हेडेक तो नहीं है उनको, अगर हेडेक है तो कोई ब्रेन में कोई लीजन हो, उससे उल्टी हो रही है। बिल्कुल, यानी उल्टी जो उनको बता रहे हैं कि 20 से 25 आती है, ये थोड़ी चिंता की बात है। तो इसे आप थोड़ी जांच जरूर करवा लें, इसमें आप बिल्कुल भी कोताही ना करें। बहरहाल इसी के साथ ही आज के हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप दोनों स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको भी होली की ढेर सारी मुबारकबाद। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और सब लोगों को वैक्सीन लगे और सब लोग स्वस्थ रहें इसके लिए। और उम्मीद करते हैं कि ये जो त्यौहार है पिछली बार से थोड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि अब लोग समझ गए हैं कि आज का समय ऐसे ही है कि आपको इसी तरीके से ही जीना है। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को जो जानकारी हमने दी है उससे वो ज़रूर लाभान्वित होंगे। और आपको ये भी बता दें कि पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत सारे मेल्स भी आए हैं। कानपुर से रजनी पांडे ने ऐसे एक मेल हम तक पहुंचाया है, जो कि पूछ रही हैं कि मां को लंबे समय से माइग्रेन की समस्या है, जिसके कारण से वो काफ़ी परेशान रहती हैं। दुर्गापुर से भी एक हमारे पास मेल आया है। पश्चिम बंगाल से मयूरेश ने मेल किया है। 62 साल माँ की उम्र है और उनके दाएँ तरफ पैरालिसिस की समस्या है। उनका दायाँ पैर बिल्कुल बेजान हो गया है, काम नहीं करता। तो दोस्तों, हम आपके
आभारी हैं कि आप हमें पत्र लिखते हैं, अपने समस्याएं हम तक पहुंचाते हैं और बहुत जल्द हम विशेषज्ञों के सामने आपकी इन सभी समस्याओं को रखेंगे और उनसे जवाब लेंगे, और जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टेलीविजन के माध्यम से मिल जाएगी। आप अगर हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो आप हमारा पता नोट कर लें ताकि आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकें। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है swasthkisan@gmail.com। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप होली में सभी सावधानियों को ज़रूर बरतेंगे और पूरी सावधानियों के साथ ही इस त्यौहार का लुत्फ उठाएंगे। लेकिन चलते चलते आपको बता देते हैं कि हमारे अगले अंक में क्या विषय होगा। जी हाँ, होली के बाद कई लोगों को कई तरह के स्किन रिएक्शंस भी हो जाते हैं, चर्म समस्याएं भी हो जाती हैं। इसीलिए हम अगले अंक में आपके लिए इसी विषय को लेकर आएंगे जहाँ चर्म रोगों की बात करेंगे। यानी अगर चेहरे पर किसी तरह की समस्या है, बाल झड़ रहे हैं, आपके सर की चमड़ी में किसी तरह की समस्या आ रही है, इन सभी बातों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे विशेषज्ञ। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन चलते चलते होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। त्योहार का मजा जरूर लें, लेकिन मेल मिलाप से, भीड़ भड़के से थोड़ा दूर रहें। नमस्कार। का सफर। शहर की बात, स्वाद की